हेलो। या हाय एवरीवन। सो वॉइस आ रहा है सबको मेरा? ओके, वॉइस क्लियर है सबको? एक बार रिएक्ट कर सकते हो, किसी को वॉइस ना क्लियर हो तो वापस से ज्वाइन करके देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबके रिएक्शंस आ गए हैं। लास्ट वीक के व्यू से ही कंटिन्यू रखेंगे एंड जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। ओके, ठीक है। सो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था निफ्टी में हमारे पास एक 2 आवर का सप्लाई, 2 आवर का एक सप्लाई जोन था यहाँ पे, ठीक है? 2 आवर एंड 4 आवर पे भी था। 4 आवर का ये एक सप्लाई जोन था एंड यहाँ पे एक बैक टू बैक एक और सप्लाई जोन अभी नया क्रिएट हुआ है। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे था निफ्टी, कहीं पे 12 दिसंबर का डेट था, फ्राइडे का टाइम निफ्टी यहाँ पर था एंड वहां से मार्केट का फॉल भी आया है। हमने सोचा था कि ये वाला अगर एरिया नहीं ब्रीच होता तो मार्केट तब तक बुलिश नहीं है, राइट? ये हमारा डिस्कशन था एंड मार्केट का व्यू हमने कहा था न्यूट्रल टाइप है, मार्केट बुलिश नहीं लग रहा अभी जब तक इसको ब्रीच ना करे। तो वही सेम चीज हुई, वहां से मार्केट गिर भी गया, यहाँ इसको ब्रीच नहीं किया, इसकी वजह से मार्केट में फॉल आया एंड 4 आवर का एक बैक टू बैक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, ठीक है? मेरा एक्सपेक्टेशन था मार्केट यहाँ तक गिरता थोड़ा अच्छा रहता, बट अभी के लिए देखा जाए तो डेली पर एक डिमांड जोन निफ्टी ने क्रिएट किया है रिसेंटली। गैप के साथ एरिया उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे एक एरिया क्रिएट हुआ है ये वाला। इसको मैं बॉक्स में मार्क कर देता हूँ, ठीक है? सो अभी निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है? सबसे पहले 240 मिनट पे तो बैक टू बैक दो सप्लाई जोन है एंड रिसेंटली निफ्टी 240 मिनट के एक सप्लाई जोन को रीच किया है। अभी एक तरह से उसमें रिएक्शन नहीं आया लास्ट टाइम, बट अभी टच कर चुका है उसको। तो अगर देखा जाए तो जब तक ये दो सप्लाई जोन बने हुए तब तक इन दोनों को ब्रीच के करे बिना तो निफ्टी बुलिश होगा नहीं, ठीक है? एंड अभी के एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इन दोनों सप्लाई जोन से रिएक्ट करके थोड़ा नीचे आ सकता है। एंड जो 1 डे में हमें निफ्टी का डिमांड जोन मिला है, या तो यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल मिल सकता है हमको, या तो फिर ये बॉटम पे 240 मिनट का एरिया है। 240 मिनट के चार्ट पे ये वाला डिमांड जोन है। अब इसको आप ड्रॉप बेस रैली मान लो या रैली दो बेस रैली करके मान लो, ये वाला सप्लाई ये एक डिमांड जोन है, वो उतना स्ट्रांग नहीं बट अच्छा डिमांड जोन है, ठीक है? एंड एक कुछ लेवल्स दिखाने थे मुझे आपको। एक ये डॉटेड लाइंस जो आपको दिख रही है, यहाँ पे फोकस करना। निफ्टी बार बार देखो इसी एरिया से रिवर्सल कर रहा है, 240 मिनट का जोन नहीं टच कर रहा, बार बार यहीं से रिवर्सल आ रहा है, ठीक है? तो मैं ये वाला लाइन एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसको सबको डिलीट करते हैं एक बार, वरना वो लाइन सिंपल नहीं दिख पाएगा। एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये वाला एरिया। यहाँ से देखो मल्टीपल टाइम निफ्टी रिवर्स कर रहा है, तो ये एक एरिया है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट काम कर रहा है निफ्टी के लिए, ठीक है? एंड एक और एरिया मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इधर ऊपर साइड, ठीक है? एक ये वाला है, ये मल्टीपल टाइम निफ्टी यहाँ से नीचे गिर रहा है, मतलब रिवर्स कर रहा है, ठीक है? तो एक ये दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस पॉइंट ये है, एक सपोर्ट पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में है अभी मार्केट। तो जब तक इन दोनों से या ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, तो पिछले 2 वीक के जो हमने व्यूज डिस्कस किए थे, जब निफ्टी गिरा था लास्ट वीक डिस्कस करने के बाद, उसके बाद से ये दो एरियाज बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है अभी। और लास्ट वीक भी हमने जो डिस्कशन किया था वो इसीलिए किया था कि ये एरिया ब्रीच होना जरूरी था, और वापस से निफ्टी में फॉल है। अगेन रेजिस्टेंस देखो, सपोर्ट भी वहीं से लिया निफ्टी ने। तो जब तक ये ऊपर वाला लेवल ब्रीच करे या नीचे वाला लेवल ब्रीच करे, ऊपर वाला लेवल ब्रीच करके अगर क्लोजिंग देता है इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर, तो कह सकते हो मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, ठीक है? अगर नीचे आता है इसको ब्रीच करके, तो रोकने के लिए हमारे पास ये 4 आवर का डिमांड जोन है। यहाँ से फिर एक रिवर्सल आ सकता है, नहीं तो थोड़ा फॉल आ सकता है। यहाँ पे एक और हमारे पास 4 आवर का डिमांड जोन है। तो बैक टू बैक डिमांड जोन्स भी है हमारे पास निफ्टी में, तो इतना ज्यादा फॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर बुलिश व्यू के लिए अगर ये सप्लाई जोन ब्रीच होता है तो मार्केट डेफिनेटली बुलिश रहेगा। उससे पहले ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो बार बार देखो निफ्टी यहीं से रिवर्स कर रहा है, मल्टीपल टाइम रिवर्सल आ रहा है। अभी एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मत देखना, 20-30 पॉइंट्स अप एंड डाउन इसको देख सकते हो, यहीं कहीं पे एरिया बन रहा है जहाँ से मल्टीपल टाइम निफ्टी ने रिवर्सल लिया है। 3 बार ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया हुआ है। एंड यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ से निफ्टी रिवर्स कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इन दोनों के बीच में जब तक निफ्टी है तब तक तो कोई डिसीजन हम लोग मार्केट में नहीं ले सकते। और यहाँ पे अभी 4 आवर का सप्लाई जोन भी है। तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ से गिरने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, बट डेली पे हमें एक डिमांड जोन मिल चुका है छोटा सा, एंड यहाँ पे 4 आवर का भी एक एरिया है। तो मान के चलते हैं ज्यादा डाउनफॉल नहीं आएगा, बस थोड़ा सा रिएक्शन अगर डाउन की तरफ आता है तो निफ्टी सस्टेन करेगा। अब ये चीज सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को देख के हम लोग नहीं कह रहे, निफ्टी के साथ साथ अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे,
बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में भी एक 4 आवर का सेम सेम एक सप्लाई जोन है, ये वाला रैली बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है। ऊपर एक और सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में तो दो दो सप्लाई जोन हमारे पास बने हुए हैं। तो बैंक निफ्टी में भी दिख सकता है हमें कि मार्केट ऊपर उठने के बाद इसको ये सप्लाई जोन्स मिलेंगे यहाँ पे पक्का। और यहीं कहीं निफ्टी में भी सप्लाई जोन है, दोनों साथ में सप्लाई जोन में एंटर करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू अगर हम लोग देखें तो स्लाइटली बियरिश टाइप है। कंप्लीटली बियरिश मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि निफ्टी में एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया है, पर निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक लेने आएगा नीचे। जो गैप अप हुआ है कहीं ना कहीं कुछ बुलिश न्यूज़ था जिसकी वजह से गैप अप हुआ था। एंड वो न्यूज़ मुझे नहीं लगता कि सस्टेन करेगी, मे बी फेक न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट अभी जो सप्लाई जोन से वो कहीं ना कहीं रिएक्शन देंगे तो निफ्टी यहाँ तक तो आएगा। एंड इसके अलावा एक दो सेक्टर्स और थे। हेल्थ केयर सेक्टर एक, हेल्थ केयर सेक्टर अगर आप देखोगे, हेल्थ केयर सेक्टर में देखो सेम सा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ये एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया इसने और ऊपर थोड़ा सा ऊपर एक सप्लाई जोन है। अब ये ऑलरेडी विक्टो एक टेस्टेड है तो इसको आप उतना स्ट्रांग नहीं कह सकते, बट एक सप्लाई जोन है। एंड फार्मा सेक्टर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर में भी वही सेम डिमांड जोन क्रिएट हुआ है। तो अगर ऊपर से रिएक्शन आता है नीचे यहाँ तक आएगा, देन हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर भी ऊपर जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए निफ्टी को, तो निफ्टी में सप्लाई जोन्स हैं ऊपर एंड डिमांड जोन नीचे है। तो अगर नीचे रिवर्सल आता है तो इतना नीचे नहीं आएगा, यहाँ से एक और वापस से तुमको ऊपर की तरफ बुलिश व्यू दिख सकता है। तो ओवरऑल मार्केट बुलिश है यहाँ पे। अभी भी बैक टू बैक डिमांड जोन्स बने जो हमने 4 आवर का स्ट्रक्चर देखा था। 4 आवर पे मल्टीपल हमारे पास डिमांड जोन्स है निफ्टी में। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक ये डिमांड जोन है 4 आवर का। एंड इसके बाद नीचे देखते हैं एक ये डिमांड जोन है 4 आवर का। हमारे पास देखो मल्टीपल डिमांड जोन्स है। एंड ये सबसे बेस्ट लेवल था नीचे वाला, 240 मिनट का नहीं, यहाँ पे 1 डे पर भी है। और वो वीकली का जोन है ये वाला। यहाँ पे मल्टीपल डिमांड जोन्स है। ये इतना नीचे तो निफ्टी नहीं आएगा डेफिनेटली, यहाँ से या फिर बीच में से कहीं से रिवर्स कर जाएगा। और ये डेली का भी एक डिमांड जोन क्रिएट कर चुका है। तो ओवरऑल अगर मार्केट का व्यू देखें तो एकदम न्यूट्रल है अभी, इसके इस रेंज में फंसा होगा है निफ्टी। ना कोई बुलिश व्यू है ना कोई बियरिश व्यू है। लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस किया है कि ये वाला सप्लाई जोन ब्रीच होना बहुत जरूरी था, पर वो ब्रीच नहीं कर पाया। यहाँ से मार्केट थोड़ा फॉल भी किया एंड वापस से यही एक लेवल था जो अभी ड्रॉ करा मैंने, जो ऐसा बार बार सपोर्ट काम कर रहा है, वहीं से रिवर्सल वापस आ गया। 4 आवर का डिमांड जोन भी इसने टच नहीं करा। अगर ये वाला लाइन टच होता 4 आवर का जो डिमांड जोन है जहाँ पे, तब मार्केट में एक अच्छी रैली आती, शायद इसको ब्रेक कर जाता। ऊपर की तरफ देखो रोकने के लिए कम चीजें हैं, तो चांसेस तो ज्यादा ऊपर की तरफ है। बट कहीं ना कहीं ये इनको टेस्ट करके हल्का सा रिवर्सल आ सकता है। इसकी वजह से ये जो रेंज है काफी इंपॉर्टेंट है इसको ब्रीच करना। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा निफ्टी जब सस्टेन करने लगे तब हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट को बुलिश कहेंगे। लाइक देखो एक दो चीज नोटिस करनी पड़ेगी। ये वाली जो रेंज है इसके ऊपर यहाँ निफ्टी गया था ऊपर, बट अगेन देखोगे सस्टेन नहीं करा, नीचे आ गया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, कभी भी सस्टेन नहीं कर पा रहा। सस्टेन करने का मतलब निफ्टी इसके ऊपर जाए पहले, क्लोजिंग दे, वापस नीचे आके इसको एज अ, अब यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करे। अभी ये रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा है, अब एज अ सपोर्ट काम करे देन मार्केट ऊपर जाए, तब मार्केट को हम बुलिश मानेंगे। ऑल टाइम हाई पे शायद मार्केट सस्टेन करेगा। ये जो ऑल टाइम हाई मारा है इसके बाद जब नीचे आया तो इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, इसको वापस से ब्रीच करके नीचे गिर गया। एंड यहाँ पे 4 आवर का डिमांड जोन भी मिस करके जा रहा है अभी। एंड ये डेली का डिमांड जोन भी जो नया क्रिएट किया, शायद यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है वापस ऊपर की तरफ। बट ये जो दो एरियाज थे, एक यहाँ पे 4 आवर का सप्लाई जोन है, एक यहाँ पे जो विदाउट बेस कैंडल का डेली पे, वहाँ पे 4 आवर का सप्लाई जोन है। वहां से एक रिवर्सल आके शायद टच करके ऊपर जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, जो अभी नियर बाय निफ्टी का प्राइस देख के चल रहा है। सारे सेक्टर का व्यू देखेंगे तो टाइम भी लगेगा एंड कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। वही चीज निफ्टी में दिख रही है हमको अभी। और बैंक निफ्टी को देखकर भी हमें श्योरिटी मिल गई, ठीक है। एंड कुछ चीजें और देखते हैं निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स। लाइक एक बार मैं दिखा देता हूँ पहले कौन कौन से टॉप 10 स्टॉक्स हैं। एच डी एफ सी बैंक है, रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, भारतीय एयरटेल है, इन्फोसिस है, ठीक है। इन पांचों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक को अगर देखोगे तो वो वीकली के डिमांड जोन में है। वीकली का रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन एक टाइम टेस्टेड है, तो उतना स्ट्रांग नहीं है, बट एक डिमांड जोन में है। एंड आईसीआईसीआई बैंक देखोगे तो आईसीआईसीआई बैंक शायद डेली के डिमांड जोन में था आज। डेली का चार्ट ओपन करते हैं, ये देखो
डेली का रैली भी इस रैली का डिमांड जोन है, यहीं से इसमें रिएक्शन आ रहा है। एंड इसके अलावा इन्फी देख लेते हैं। इन्फी भी हमने डिस्कस किया था कि हमारा क्वार्टरली का सप्लाई जोन ब्रीच हो जाएगा। सूर्य ने जब सेशन लिया था तब डिस्कशन हुआ था ये वाला सप्लाई जोन इन्फोसिस आराम से ब्रीच कर देगा, ठीक है। एंड अगर देखोगे तो बैक टू बैक इसका रीजन क्या था, बैक टू बैक डिमांड जोन फॉर्म कर रहा था इन्फोसिस। एंड रिसेंटली इन्फोसिस आपको टीम स्पिक में भी दिखा होगा, WIT ट्रेड बना था इसके अंदर, वीकली का ये डिमांड जोन था। और यहाँ पे जहाँ से रिएक्शन आ रहा है 240 मिनट का एक एग्जीक्यूशन यहाँ पे एग्रेसिव था। एंड बॉटम पे भी एक 240 मिनट का एग्जीक्यूशन था। तो इन्फोसिस तो प्रॉपर WIT से चल रहा है, तो ये जोन ऑलमोस्ट ब्रीच हो ही चुका है। एंड इन्फोसिस एक तरह से बुलिश है अभी। एंड यहाँ पे ऊपर एक सप्लाई जोन है वीकली का, शायद थोड़ा नीचे आएगा। सप्लाई जोन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इन्फोसिस का। ये वाला एक सप्लाई जोन इन्फोसिस का, मे बी यहाँ से थोड़ा सा बियरिश रहा है, जैसे निफ्टी में ऊपर एक सप्लाई जोन था। यहाँ पे शायद IT सेक्टर भी थोड़ा सा बुलिश दिखा के नीचे आया हल्का सा। एंड अब की वापस एक वीकली का बेकार सा जोन बनाया है, तो उसको वहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जहाँ ट्रेड करना था वो हमने टीम स्पिक में डाल दिया था ऑलरेडी। एंड इसके अलावा रिलायंस देख लेते हैं, वो भी हाईली वेटेड स्टॉक है। रिलायंस का चार्ट अगर हम देखते हैं तो देखो सस्टेन कर रहा है ये। अब इसमें भी देखो बैक टू बैक एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन है, नीचे मंथली का ये वाला डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली रैली का। एंड वीकली पे हमारे पास ये वाला डिमांड जोन फॉर्म हुआ है गैप के साथ रिलायंस के अंदर। अभी देखोगे तो सप्लाई जोन के अंदर सस्टेन कर रहा है। अगर वैसे देखा जाए तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है यहाँ पे, साथ में हाफ ईयरली का तो विदाउट बेस कैंडल का है। एंड मंथली देखोगे तो मंथली पे कुछ नहीं है। एंड वीकली पर एक प्रॉपर सप्लाई जोन है यहाँ पे, रैली दो बेस ड्रॉप ड्रॉप का। अब ये वाला इतना अच्छा नहीं बट सप्लाई जोन है। फिर भी देखोगे इसके अंदर भी ना ये सस्टेन कर रहा है रिलायंस। कहीं ना कहीं अगर रिलायंस ऑल टाइम हाई लगा के सस्टेन कर दे तो निफ्टी भी रुक सकता है। बट करेंटली अभी ये डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज अभी निफ्टी का ऊपर जाके सस्टेन करना जरूरी है। और 2 आवर के दो दो सप्लाई जोन से, सो स्टॉक वाइज देखोगे तो थोड़ा सा मार्केट बुलिश दिख रहा है, मतलब बियरिश मार्केट नहीं है अभी भी। बट मार्केट का ऊपर जाके सस्टेन करना जरूरी है। ये जो हमने रेंज ड्रॉ करी है निफ्टी की, अगर स्टॉक वाइज भी देखोगे तो हमें वही क्लियरिटी मिल रही है कि एक बार इस वाली रेंज के ऊपर जाए निफ्टी और सस्टेन करे। जब तक ये वाला एरिया ब्रीच नहीं होता है तब तक निफ्टी बुलिश नहीं है। यहाँ पे ब्रीच करे, क्लोजिंग दे दे, एटलीस्ट इसके ऊपर एक दिन की क्लोजिंग मिल जाए, तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि शायद मार्केट बुलिश होगा एंड कुछ टाइम के लिए बुलिश रहेगा, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई फिर जा सकता है। बट अभी के लिए देखेंगे तो नीचे वाला एरिया अगर ब्रीच होता है तो मार्केट डाउन आके 4 आवर का एरिया टेस्ट कर सकता है, जो हमने डिस्कस किया था। अभी के लिए कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेंगे बुलिश या बियरिश का। मे बी मार्केट थोड़ी दिन सस्टेन करे और फिर इस एरिया को ब्रीच कर दे, या इस डेली के डिमांड जोन में यहाँ से ही ब्रीच कर दे। बट अभी के लिए थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू है, ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है इतना निफ्टी। अब स्टॉक वाइज तो देखो क्लियर दिख रहा है, अब मार्केट अभी भी थोड़ा बुलिश है। और सेक्टर वाइज दिख रहा है कि स्लाइटली बियरिश है। तो हल्का सा एक पुल बैक आके फिर बुलिश व्यू बने तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है सबको इतना, यहाँ तक का। ओके, ठीक है। सो निफ्टी का तो यही व्यू है अगले वीक के लिए। एंड अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, वरना अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो इस वीक हम लोग कुछ न्यू भी डिस्कस करेंगे, लाइक कुछ सेक्टर जो ज़्यादा बुलिश है उनके कुछ स्टॉक्स को पिक करेंगे, ठीक है। तो रिसेंटली ग्रुप में मैंने एक पोस्ट भी डाला था स्टॉक से रिलेटेड, उसको लेते हैं। निफ्टी में अभी जो सेक्टर बुलिश है, बुलिश बोले तो एक मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। अब मेटल सेक्टर को मैंने इतना बुलिश क्यों बोला, इसके पीछे भी रीज़न है। देखो डेली पर इसमें कोई सप्लाई जोन नहीं है, ना 4 आवर के आसपास कोई सप्लाई जोन है। मेटल सेक्टर का ऊपर का व्यू एकदम क्लीन है, नीचे की तरफ ये डिमांड जोन से चल रहा है 4 आवर के, ठीक है। 4 आवर, सॉरी वीकली के डिमांड जोन से मेटल सेक्टर चल रहा है। एंड डेली पे आपका कोई भी सप्लाई जोन नहीं है इसको रोकने के लिए। तो अगर हमें अभी ट्रेड करना हो तो मेटल सेक्टर के स्टॉक हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। एंड एक पिछले वीक हमने डिस्कस किया था, 2 वीक पहले का है शायद, IT सेक्टर के बारे में हमने बात करी थी कि IT सेक्टर हमें बुलिश लग रहा है। एंड IT सेक्टर में उसके बाद ये पुल बैक आके जो रिवर्सल आया था, ठीक है। एंड IT सेक्टर के स्टॉक्स चेक करोगे इन्फी वगैरह, तो उनमें अच्छी खासी रैली भी आई, इनमें ट्रेड भी बना था। एक इन्फी था जिसमें WIT ट्रेड बना था, ठीक है। और ये वाला अच्छा खासा टारगेट भी इसने हिट करा। एंड TCS था, TCS में प्रॉपर एंट्री दे के गया था एंड थोड़ा सा मेरे एंट्री पॉइंट से जस्ट ऊपर से निकला था। बट यहाँ पे प्रॉपर विक टू विक एंट्री मिली थी, बॉडी टू विक मिस कर दिया था।
वीक टू वीक एंट्री में प्रॉपर टारगेट भी दिया टीसीएस ने, ठीक है। तो आईटी सेक्टर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बुलिश था, उसके दो दो स्टॉक्स है जिनमें ट्रेड बना, दोनों में टारगेट हिट हुआ। तो अभी मेटल सेक्टर में देखते हैं, मेटल सेक्टर में कौन से कुछ स्टॉक्स है जिनमें हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो वो बुलिश है कंप्लीटली, कोई भी ऊपर सप्लाई जोन नहीं है रोकने के लिए, एंड नीचे एक वीकली का डिमांड जोन है ही, डेली का इसने नया फॉर्म कर दिया, एंड बैक टू बैक यहाँ पे भी डिमांड जोन है। तो हम लोग अभी स्विंग के लिए स्टॉक डिस्कस करेंगे, लाइक 2-3 महीने होल्डिंग के लिए जो मैंने सजेस्ट किया था। एक स्टॉक है लॉयड्स मेटल करके, ठीक है। अब ये स्टॉक टीम स्पिक में भी डाला था, LLOYDSME। ये स्टॉक रिसेंटली 1 मंथ हो गया, 1 मंथ से ज्यादा, जब टीम स्पिक में डाला था, दो बार आया था टीम स्पिक में, दोनों बार इसने टारगेट हिट किया था। फर्स्ट टाइम जब ये स्टॉक आया था तो एक एग्रेसिव एंट्री बनी थी इसके अंदर, यहाँ से इसमें 10% का रिएक्शन है, कंटिन्यू रहा था, और यहाँ पे क्यूआईटी ट्रेड थी इसके अंदर। क्वार्टरली का हमारे पास प्रॉपर डिमांड जोन है, रैली बेस रैली का, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास मंथली में कुछ नहीं है, एक ये वाला डिमांड जोन है, उतना स्ट्रांग नहीं बट डिमांड जोन है बस, ठीक है। एंड मंथली का 20 EMA का सपोर्ट आप कह सकते हो। देन वीकली का चार्ट अगर हम लोग चेक करें, वीकली के चार्ट पे हमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन मिलता है। अब फर्स्ट टाइम तो देखो विक टू विक रिएक्शन आ गया, अगर आप विक टू विक एंट्री रख रहे हो तो फर्स्ट टाइम विक टू विक चल गई थी प्राइस, बट बॉडी टू विक नहीं टच किया था उसने। सेकंड टाइम क्या हुआ, जब प्राइस नीचे आई सेकंड टाइम इसने बॉडी टू वीक भी टच करा। अब ये बॉडी टू वीक आके चल रहा है, जो लास्ट टाइम का रिएक्शन आया था वो कहीं ना कहीं हाई पॉइंट है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी इसके लिए। अगर इस हाई को ब्रीच करता है ये, देन इसमें एक अच्छी ट्रेड बनेगी ऊपर की तरफ। अभी भी इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज ये जो स्टॉक है टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, अभी क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है, एंड अब की बार तो प्रॉपर क्वार्टरली के एग्जीक्यूशन से चल रहा है। एंड सेक्टर वाइज मेटल सेक्टर का है, तो सेक्टर ऑलरेडी इसका बुलिश है। एंड सेक्टर के अलावा इसमें अगर देखें तो कोई सप्लाई जोन नहीं है, देखो ये वाला एरिया देख लो कंप्लीटली गार्बेज, ये वाला कंप्लीटली गार्बेज। यहाँ पे एक सप्लाई जोन आप कह सकते हैं जहाँ पे शायद थोड़ा सस्टेन करे, बट इसके अलावा पूरा ऑल टाइम हाई तक कुछ भी नहीं है। एक ये वाला सप्लाई जोन हो सकता है, बट वीक टू वीक शायद ये भी टेस्टेड है, ठीक है। सो इसके अंदर तुम्हें काफी बुलिश मिल सकता है ये स्टॉक, एक बार आप इसके ऊपर क्लोज देने का भी वेट कर सकते हो, या फिर आप इसमें डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। अब चलने का तो देखो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट से चल रहा है, मैंने इसमें एंट्री पॉइंट देखो डेली का भी मार्क किया था। प्रीवियसली क्या हुआ था, वीक टू वीक चल गया था यहाँ ऊपर से, बट अब की डेली का प्रॉपर एंट्री पॉइंट टच करके चल रहा है, मतलब प्रॉपर एंट्री पॉइंट जिसको मिस किया उसको टच करने आया, एंड उसके बाद रिएक्शन आ रहा है। तो इस बार तो मैंने भी मिस कर दिया था, लास्ट टाइम मैंने इसमें थोड़ा रिएक्शन एंजॉय किया था, लास्ट टाइम यहाँ से ही चल गया था ये। अब की प्रॉपर डेली में भी एंट्री है, देखो वीक क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया, चारों टाइम फ्रेम का एंट्री है। एंड ओवरऑल एंट्री भी एकदम परफेक्ट है, बिकॉज ट्रेंड वगैरह का भी सपोर्ट था शायद इसके अंदर। क्वार्टरली टाइम फ्रेम के लिए हम लोग मंथली में ट्रेंड देखते हैं, राइट। ओके, मंथली का इसके अंदर 20 SMA अभी आया नहीं है। वीकली में भी चेक करोगे, देखो वीकली में ट्रेंड अप है, मंथली का ट्रेंड तो डेफिनेटली अप ही होगा अगर वीकली में ट्रेंड अप है तो। 50 SMA देखो एकदम कंप्लीटली ग्रीन है, आप 7 कैंडल काउंट कर लो, जो बेसिक हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से ट्रेंड अप था। जब इसमें एंट्री मिली तब ट्रेंड भी सपोर्ट कर रहा था, वो भी वीकली पर, बल्कि क्वार्टरली में हमें मंथली पे ट्रेंड को सपोर्ट करवाना होता है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हम लोग चेक करते हैं ना। तो इधर वीकली में भी सपोर्ट कर रहा है, एग्जीक्यूशन में भी ट्रेंड हमें सपोर्ट कर रहा था। एंड डेली पे चेक करोगे, डेली पे डाउन था, उससे कोई मतलब नहीं, डेली का ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होता है। एंड ये क्यूआईटी ट्रेड है, जिससे हमें मंथली और वीकली का ट्रेंड हमने देख भी लिया, उसके हिसाब से प्रॉपर अच्छा ट्रेड था जिसमें यहाँ का एंट्री बना था। और ये ट्रेड टीम स्पिक में भी डाला हुआ था, अभी के लिए सीएमपी पर भी इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज इसका सेक्टर अच्छा है। मैंने सीएमपी पे खुद भी थोड़ा इन्वेस्ट करा है, बाकी जिसको सीएमपी पे ना करना हो नीचे आने का वेट कर सकते हो यहाँ कहीं पे, या फिर इसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। टारगेट मैं तो ऑल टाइम हाई के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको, आई मीन 3-4 मंथ की होल्डिंग करके एटलीस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर थोड़ा मोड़ा सस्टेन करे शायद यहाँ पर, बिकॉज मेटल सेक्टर बुलिश है, एंड स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, एंड इसमें और भी कुछ चीज़ें मैंने चेक करी हैं, वो मैं थोड़ा सा मतलब स्मॉल वे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। कुछ फंडामेंटल रेशियोज मैंने इसके देखे थे, एक है आरओई करके, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटीज का देखोगे तो प्रीवियस 3 ईयर से ज़्यादा डाउन नहीं है, ओनली 1-2% का फर्क है। एंड एक मैंने देखा था आरओसी, ये भी रिटर्न इक्विटी जैसा ही है, इसमें भी देखोगे स्लाइटली 1-2 पॉइंट का ही डाउन है, बट ये कंपनी डेप्थ फ्री है। इक्विटी डेप्थ रेशियो होता है कंपनी पे, अगर डेप्थ होता है तो ये ऑलवेज आपको ज़्यादा मिलेगा, जितना कम है उतना अच्छा होता है, और ये 0.07 है, मतलब ये कंपनी डेप्थ फ्री है, ठीक है। देन एक और रेशियो होता है पीजी रेशियो करके,
वो भी इसका 2.44 है। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर 1 के नीचे है तो बेटर है, 1 के आसपास भी चलेगा। ठीक है। और एक ईपीएस मैंने चेक किया था। ईपीएस देखोगे तो अभी 17 चल रहा है, लास्ट ईयर तुम्हारा 16.77 था। ये होता है कंपनी की अर्निंग और ग्रोथ कैसी है। ठीक है। अब ईपीएस लास्ट 3 ईयर्स का नहीं है, इधर यहाँ पे 16 है, यहाँ पे आपको 17 मिल रहा है, मतलब बढ़ा है, लास्ट ईयर से ज़्यादा आया है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है। देन और चीज़ें मैंने इसमें चेक करी थी। और एक ये वाला टेबल होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट आप सीधा इसको प्राइस एक्शन के साथ सिंक करना, डायरेक्ट मतलब कभी भी ट्रेड मत करना इसके ऊपर। ये एक टेबल होती है, इससे हमें पता चलता है कि इस स्टॉक की बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है ऊपर चल रहा है। जनरली स्टॉक को मीडियन तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जैसे जो मीडियन वैल्यू है, मीडियन इसकी 56 है। ठीक है। एंड अभी करेंटली ये ट्रेड कर रहा है तुम्हारा समथिंग यहाँ पर, एक सेकेंड रुकना, कर्सर लेके आना है मुझे इधर, साइट को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं एक बार, मेरा कर्सर वहाँ पे सेट नहीं हो रहा। ओके। अब एक बार पी रेशियो ओपन करते हैं। अभी चल रहा है इसका करंट 38 एंड मीडियन है 56, मतलब ये 56 को टच करने जा सकता है। अभी काफी टाइम से देखो नहीं टच किया इसने 2024 से। बट मीडियन वैल्यू वो होती है जो कंपनी की एक मीडियन वैल्यू चलती है, लाइक 10 ईयर पुरानी कंपनी होती है जिसमें ज्यादा अच्छा वर्क करता है, बट ये इतनी पुरानी कंपनी नहीं है, 2023 की बनी हुई है। तो इसका मीडियन शायद उतना रिलायबल नहीं है, बट उसको टच करने की कोशिश कर सकता है, ऊपर की तरफ एटलीस्ट जाएगा थोड़ा। कि मतलब 2 साल, ये जो 2023 से लेकर 2025 का जो टाइम रहा उसकी मीडियन वैल्यू इसकी 56 आती है, उसकी तरफ अगर ये जाता है तो इसमें आराम से टारगेट हिट होगा। एंड उसके अलावा अगर आप, एक और रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू करके, इसका भी रेशियो देखो यहाँ पे बहुत लोअर ट्रेन कर रहा है। और इस कंपनी के फंडामेंटल जैसा मैंने आपको दिखाया काफी स्ट्रांग थे। एंड कुछ चीजें और चेक करते हैं हम लोग। हम्म, ये तो हमने देखो देख लिया है, एक सेकेंड रुकना गाइस। लॉयड्स मेटल के हमें चेक करने हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई थिंक मैं गलत कंपनी के चेक कर रहा था रेशियोज। लॉयड्स मेटल के हमें चेक करने हैं। तो देखो लॉयड्स मेटल का जो ईपीएस था, सेम ईपीएस में ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर से। मैं वही जब मैंने ये वाला रेशियो देखा तो मैं, बहुत पुरानी कंपनी नहीं थी ऐसा मुझे लगा। यहाँ पे ईपीएस हमने देखा लास्ट ईयर से ग्रो हुआ है, 27 था लास्ट ईयर, अभी 34 है। राइट। आरओई अगर देखोगे, यहाँ पे 3 इयर्स का 46 है, इसका 31 है। तो आरओई में देखो गिरावट आई है थोड़ी, आरओई इसका अच्छा नहीं है, सिर्फ ये एक ही एक इशू है कंपनी के अंदर आरओई का। आरओई इसमें कम आया है, बट ईपीएस देखोगे कंपनी ने लास्ट ईयर से ग्रो करा है, 27 से 34 हुआ। ठीक है। इक्विटी टू डेप्ट रेशियो 1.06 है, अगेन ये 1 के अराउंड है, 1 से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा है, पर 1 के अराउंड है। पीजी तुम्हारा 1 या 1 से नीचे हो या 1 के आसपास हो तभी अच्छा है। और कोई भी रेशियो देखो माइनस में नहीं होना चाहिए कंपनी का। ठीक है। तो ये सब देखोगे तो एक आरओई और रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न ऑन इक्विटी का ये टैक्स के साथ ये कैलकुलेट होता है आरओसी। ये दोनों अगर तुम्हारा ठीक है तो चलेगा, नहीं भी है तो बस 4 रेशियो हमें मतलब फेवर में लाने हैं। तो ईपीएस हमारा फेवर में है, इक्विटी टू डेब्ट भी फेवर में है, पीजी रेशियो भी, ये दो रेशियोज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कंपनी का डेप्थ फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर कभी भी फ्यूचर में कंपनी बंद होती है तो आपको पे कर पाएगी कि नहीं, उसके लिए अगर कंपनी पे डेप्थ है तो इशू हो सकता है। एंड पीजी रेशियो आपका हमेशा 1 से नीचे होना चाहिए, या फिर 1 के आसपास होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें फेवर कर रही हैं। एंड हमने ये जो टेबल चेक की थी ये थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग में काम आता है। अब वैसे देखोगे तो लॉयड्स मेटल का एवरेज है 32, एंड अभी करेंटली 34 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब मीडियन के आसपास है। एंड दूसरा एक और रेशियो था प्राइस टू बुक वाला, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, 8.9 है। एंड वैसे 12 है इसका, मतलब 12 को टच करने जा सकता है। एंड 2021 की कंपनी, मतलब इसका मीडियन के आसपास रहना पॉसिबल है, आराम से इसको ऊपर की तरफ थोड़ा मतलब ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। एंड इसके अलावा एक चीज और चेक करनी थी मुझे, इसके रीसेंट बैलेंस शीट देखना हो। इसमें रीसेंट 3 क्वार्टर्स में देखना, मई मार्च में देखोगे 261 थी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन 794 हुआ, देन 1043, मतलब रिसेंटली ग्रोथ हुई है इस कंपनी की। रिसेंट के जो लास्ट के क्वार्टर्स आए हैं उसमें रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके। ठीक है। मतलब करेंटली इसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, देखोगे तो एक तरह से ग्रो कर रहे हैं, मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स अभी अच्छे हैं। बस ये एक दो रेशियो थे इसमें, आरओसी और आरओई, जिसमें ये फेवर नहीं कर रहा, वरना बाकी इसके सारे फंडामेंटल रेशियोज अच्छे हैं। ठीक है। सेल्स देखोगे, सेल्स में भी देखो रिसेंट वीक में कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है,
पहले समथिंग आपका इतना कम चल रहा था सेल्स मार्च 2022-21 में, एंड अभी रिसेंटली देखोगे तो कितना अच्छा ग्रोथ मिला इसको सेल्स में। मतलब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। अब ये तो फंडामेंटल्स हो गए इसके। यहाँ पे देखोगे तो ये भी देखो, बैलेंस शीट हम लोग अभी रीड कर रहे हैं। पहले हमने देखा था प्रॉफिट, और ये पीएनएल स्टेटमेंट था, ठीक है। इसमें हमें पता चला कंपनी प्रॉफिट कर रही है, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखो तो ये हमेशा ग्रो होना चाहिए। इसमें देखो हमेशा इंक्रीज हो रहा है हर रेशियो में, 1200, 1400, 1800। ईपीएस देखोगे तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। ये तो हमने उधर टेबल में भी देखा, 34% चल रहा है, ठीक है। एंड बैलेंस शीट अगर देखोगे तो यहाँ पे भी देखो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स इसके पास है। रिजर्व्स क्या होते हैं कि जब कंपनी अगर वही अगर कंपनी कोई बंद होती है तो उसके पास पे करने के लिए इनफ अमाउंट है कि नहीं, और अगर कंपनी पे कैसे करेगी, अपने रिजर्व्स बेच के पे करेगी शेयर होल्डर्स को। तो इसके पास अच्छे खासे रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए हैं। और इसके अलावा बोरोइंग्स कंपनी की कम हुई। बोरोइंग्स देखोगे तो रिसेंट इंक्रीज है, एंड अदर लायबिलिटीज ये भी इंक्रीज हुई हैं। ओवरऑल देखोगे तो अच्छा खासा ग्रोथ मिला है कंपनी को, टोटल लायबिलिटीज भी इसकी बढ़ी हैं। और यहाँ से देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में मार्च 2025 में 9400 थी, अभी 20 हो गई है, ठीक है। एंड टोटल टोटल एसेट्स वगैरह सब कुछ देखो इंक्रीजिंग मैनर में बैलेंस शीट में, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इसके अलावा कैश फ्लो में हमारा देखो, कैश जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो भी प्रॉफिट में आई है रिसेंट 2 क्वार्टर्स में, ये भी एक अच्छे साइंस है। एंड इसके अलावा नीचे मेरे को शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाना था। इसमें देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर प्रमोटर्स आपके गिर रहे होते तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, पर इसमें बहुत कम फॉल है, 65 था। एंड अभी 65 से लेकर गिर के सिर्फ 62 आए हैं, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया है, ठीक है। एंड ये सारे रेशियोज देखकर हमको डिसीजन मिलता है कंपनी अभी पैसा डालने के लिए ठीक ठाक है, ठीक है। अब ये फंडामेंटल्स मैंने चेक किए थे, प्लस टेक्निकली अगर हम देखें तो अभी चल रहा है प्रॉपर क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्शन, एंड ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है रोकने के लिए। तो अगर मैंने फंडामेंटल चेक कर लिए, टेक्निकल चेक कर लिया, लार्ज कैप की कंपनी है, अच्छा खासा वेटेज रखती है मेटल सेक्टर में, उसके बेस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इसको हम लोग एटलीस्ट ऑल टाइम हाई तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, रोकने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। इसलिए मैंने इसमें ये डिसीजन लिया। एक और स्टॉक मैंने डाला था, वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इसमें देखो टेक्निकल फंडामेंटल्स दोनों हमने चेक करे, फेवर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा रेशियोज मैंने डिस्कस नहीं करे, अगर फंडामेंटल डेप्थ में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरी कंपनी डिस्कस करते हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। अब ये इंफ्रा सेक्टर का स्टॉक है। अब इंफ्रा सेक्टर इतना बुलिश नहीं है, एक बार सेक्टर का चार्ट देख लेते हैं पहले, जैसा हमने मेटल सेक्टर के साथ किया था। निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा में देखो ऊपर एक सप्लाई जोन है डेली का, ठीक है। एंड नीचे डेली का एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है अभी, ये वाला येलो कलर में टेस्टेड एरिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन, ऊपर एक रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ठीक है। तो मे बी इससे रिएक्ट करके थोड़ा नीचे आए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, और यहाँ पे मे बी सस्टेन करे, और नीचे बैक टू बैक देखो डिमांड जोन यहाँ पे भी बने हुए हैं। और यहाँ पे भी एक गैप के साथ एरिया, इसको मैंने अभी मार्क नहीं किया बिकॉज वीक टू वीक टेस्टेड है, ठीक है। तो इंफ्रा सेक्टर में मेरे पास बैक टू बैक नीचे डिमांड जोन्स हैं। एंड अगर स्टॉक की बात करें, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है टेक्निकली, बिकॉज क्वार्टरली का देखो डिमांड जोन है, एक टाइम इसमें रिएक्शन आया था यहाँ से, एंड वन टाइम टेस्टेड है क्वार्टरली का डिमांड जोन। बट मंथली का डिमांड जोन जो न्यू फॉर्म हुआ है, अब ये मंथली का डिमांड जोन उतना स्ट्रांग नहीं है, पर लोकेशन के हिसाब से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर वीकली चेक करोगे तो वीकली का अच्छा डिमांड जोन, रैली 2 बेस 3 बेस कैंडल है, देन रैली, ठीक है। और इस रैली 3 बेस रैली के डिमांड जोन ने कहीं ना कहीं इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को खत्म किया, ठीक है। मतलब इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी इस रैली 3 बेस रैली के डिमांड जोन ने, ठीक है। उसके अलावा डेली पे मेरे पास दो एग्जीक्यूशन थे, मैं वेट कर रहा था कि ये स्टॉक यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए। इन दोनों एरियाज में कहीं ना कहीं मेरे को पैसा डालने का मूड था, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मन था यहाँ पे, बट ये एग्रेसिव चल गया ऊपर से। अब मैंने सीएमपी पे इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करी है, बिकॉज एक इसने ये वाला एरिया ब्रीच किया था, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसको ब्रीच करने में मैंने थोड़ा सा सीएमपी पे पैसा डाला है। तो सीएमपी पे डाला इसलिए इसमें मैंने 20,000 समथिंग इन्वेस्ट करा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने रिस्क के हिसाब से। बिकॉज सीएमपी पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फुल कैपिटल के साथ नहीं जा सकते। अब यहाँ पे वीकली का एक सप्लाई जोन है स्टॉक के अंदर, ये वाला मे बी स्टॉक अभी यहाँ जाएगा, शायद टेस्ट करके थोड़ा नीचे आए,
और शायद ये वाले एरियाज जो है मे बी इसको टेस्ट करे। अब ये होने की पॉसिबिलिटीज है बस कि ऐसे भी चल जाए, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है शायद ये डायरेक्ट भी जा सकता है। अगर इसको ब्रीच करता है फिर तो स्टॉक के लिए बहुत बुलिश साइन होगा, और कहीं ना कहीं इस डेली के डिमांड जोन से ये चल रहा है। रिएक्शन के बाद देखोगे ड्रॉप 2 बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया था इसने, और अभी वहीं से स्टॉक चल रहा है, इसलिए सीएमपी में मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें किया है। अब वैसे इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। टेक्निकल तो देखो स्टॉक अच्छा लग रहा है, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम के जोन्स हैं। एंड उसके अलावा अगर इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत अच्छे साइंस है इसके लिए। एक ये भी इसके अंदर सप्लाई जोन है, एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, ये भी देखो टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है यहाँ से, एंड टॉप पर ये एक सप्लाई जोन है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा 10-15% एटलीस्ट टारगेट मिले, ठीक है। अभी ये मिस करके चल रहा है एरिया को, तो मैं यहाँ बॉटम पे थोड़े पैसे ऐड करूंगा इसमें। अब टेक्निकल्स तो देखो इसको अच्छे हैं, टेक्निकल हमने इसके देख लिए, और ये डिमांड जोन भी हमने बात करी वीकली का जो था, वीकली के इस डिमांड जोन ने इस वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया, तो इसके अंदर पावर भी है, और अभी करेंटली इसी वीकली के डिमांड जोन से प्राइस चल रही है। तो ये डिमांड जोन ऑलरेडी पावरफुल है, बस डीप नहीं आई है, जो हम लोगों ने एंट्री पॉइंट रखे थे वहां तक नहीं आई थी, पर वीकली के इस डिमांड जोन से चल रही है, जो कि पावरफुल स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने सीएमपी पे थोड़ा पैसा ऐड किया है। और टेक्निकल के अलावा थोड़े मैंने इसके फंडामेंटल चेक किए थे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अब की मैं थोड़ा स्लो डिस्कस करूंगा इसको ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो इक्विटी टू डेप्थ रेशियो वही 1 के नीचे होना चाहिए, तो कंपनी डेप्थ फ्री है, 1 के आसपास भी चलेगा। पीजी रेशियो सेम वही 1 के नीचे होना चाहिए, एंड ये भी 1 के आसपास चलेगा। ये को थोड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कंपनी के लिए, एंड इस ये बताता है आपको कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, या फिर लाइक अंडर वैल्यूड का मतलब कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओवर वैल्यूड मतलब कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कुछ इंडस्ट्रीज हो जैसे आईटी सेक्टर वगैरह में भी किसी किसी इंडस्ट्रीज में 1 से ऊपर होती है ज्यादातर पीजी रेशियोज, तो उसमें आप 1 के नीचे देख नहीं पाओगे। पर जनरली हम लोग 1 से डिफॉल्ट इसको कंपेयर करते हैं कि 1 से नीचे है तो अच्छा है, अंडर वैल्यूड कंपनी है। इक्विटी टू डेप्थ रेशियो 1 से नीचे हो तो ज़्यादा बेटर होता है, दोनों में हमने देखा 1 से नीचे था, ठीक है। ईपीएस देखोगे तो स्लाइटली ग्रोथ है इसके अंदर प्रीवियस ईयर से, ठीक है। एंड 3 ईयर्स से देखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, माइनस में था 3 ईयर्स से, तो अभी तो पॉजिटिव में आ गया, मतलब कंपनी बहुत अच्छा अभी परफॉर्म कर रही है रिसेंटली। अब 3 ईयर्स का तुम ये देखोगे आरओसी उससे बढ़ा है इसका, अभी 13% है। आरओसी अभी 13 है, पहले 3 साल पहले समथिंग 3 साल का एवरेज जो 15 है, थोड़ा सा कम हुआ है। एंड इसके अलावा आरओई देखते हैं 17 है 16, आरओई आरओसी इसमें भी स्लाइटली कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो ये कंपनी भी अभी तक रेशियो वाइज तो सही लग रही है। आगे देखते हैं ये वाला चार्ट, एक इससे आप स्विंग का डिसीजन ले सकते हो, मतलब अगर आपको कोई स्टॉक मिला थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको, एंड आपको थोड़ा बस देखना है कि फंडामेंटल्स आपको चेक करने नहीं आते, तो आप इस टेबल को देख के डिसाइड कर सकते हो स्टॉक्स में आप पैसा डाल सकते हो कि नहीं उसमें। अगर ये मीडियन से नीचे चल रहा है और टेक्निकली आपको बहुत स्ट्रांग लगता है स्टॉक, तब आप उसमें इस टारगेट के लिए पैसा डाल सकते हो। स्विंग मतलब डब्ल्यू में ये डिसीजन मत लेना, एटलीस्ट एम हो क्यू हो उसके अंदर इसको यूज करना। डब्ल्यू देखो बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रेक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी चलते भी है, तो ये एटलीस्ट 2-3 महीने का काम है, इसमें 2-3 महीने का इन्वेस्टमेंट करना हो तब इसके बेस पे डिसीजन लेना हो, ठीक है। मीडियन वैल्यू इसकी 45 है, करंटली अभी चल रहा है ये 36 पे, मतलब मीडियन को टच करने अभी जा सकते हैं हम, इसके अंदर थोड़ा पैसा डाल सकते हैं अभी। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ये इसकी अभी चल रही है समथिंग 5.7, और जनरल इसकी 7.3 रहती है, इसमें भी देखो काफ़ी गैप है अभी, तो इसको भी फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है ये। तो इसके हिसाब से टेबल के हिसाब से तो हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी अच्छी प्राइस में हमको मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है पीजी रेशियो में कि अंडर वैल्यूड है अभी ये स्टॉक, अपनी रियल वैल्यू पे नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी करंट प्राइस इसकी 277 चल रही है। एंड इसके अलावा अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स देखोगे, ये हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट दिख जाते हैं हमको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो बढ़े हैं यहाँ पे। एंड रिसेंट 2 क्वार्टर पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर का रिजल्ट सितंबर 2025 में ग्रोथ हुआ था, 47 से 48 हुआ पिछले 2 क्वार्टर में। जनरली देखोगे 50-50 चल रहा था, पहले हल्का सा फॉल आया बट अभी ग्रो करा है इस क्वार्टर का। एंड एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या दिखा रहा है, अभी तक सिर्फ इंक्रीज ही हुआ है पिछले 4 क्वार्टर से, एंड यहाँ से भी अगर आप देखो एंड स्टार्टिंग से ही देख लो तो भी इंक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीजिंग मैनर में। ये 2017 से दिखा रहा है आपको, 2023-24 का देखोगे तो उसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और अगर आप ओएमपी मतलब जितने भी पर्स ये रेशियो सारे इंक्रीजिंग में हो तो ज़्यादा बेटर होता है। ऑर्डर इनकम भी आपकी इंक्रीजिंग है,
एंड इंटरेस्ट कंपनी का कम हुआ है, इंटरेस्ट देखो लोन के लिए दे होते हैं, ये अच्छा है कि कम हुआ है। एंड डिप्रिसिएशन आपका बढ़ना चाहिए, वो भी इंक्रीज हुआ है। एंड आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी आपका बढ़ा होगा, ये सब बढ़ा है तो। एंड यहाँ पे आपको देखना होता है ईपीएस, देखोगे तो ईपीएस देखो 3,73577 बढ़ता गया है, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट हम लोग देख लेते हैं। बैलेंस शीट में भी देखो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी खासी। एंड यहाँ पे लाइबिलिटीज भी इनकी बढ़ी है। एंड हम लोगों ने जो रिजर्व डिस्कस किया था, मतलब कंपनी के पास पे करने के लिए इनफ चीज़ें हैं अगर कंपनी आगे चल के बंद होती है तो, ठीक है। इसके अलावा टोटल एसेट्स देखोगे वो भी इंक्रीज हुए हैं कंपनी के, मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है, एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। कैश फ्लो भी देखोगे तो वो भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, राइट। एंड प्रमोटर्स होल्डिंग देखो इसके अंदर कॉन्स्टेंटली 85%, मतलब 85% प्रमोटर्स होल्ड करके बैठे हैं। प्रमोटर्स वो होते हैं जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं जो स्टॉक में स्टार्टिंग से बने रहते हैं। अब 2023 से इसमें 85% प्रमोटर्स बने हुए थे। एंड अभी भी 83% पिछले 2 क्वार्टर से भी सस्टेन कर रहे हैं, बस 2% का फॉल है प्रमोटर्स होल्डिंग में। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग में बहुत ज़्यादा फॉल आता तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में कुछ कुक हो रहा था, मतलब कुछ ना कुछ निगेटिव है। बट ऐसा कुछ भी सिग्नल नहीं है इसमें, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो इसके भी फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड टेक्निकली चार्ट पे हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया, चार्ट पे अच्छा खासा स्टैंड कर रहा है। अब सेक्टर वाइज देखा है हमने कि सेक्टर में सप्लाईज होंगे तो मे बी शायद इसमें टच करके थोड़ा सा रिवर्सल आए, और कहीं किसी भी एरिया से चल सकता है, यहाँ एग्रेसिव भी चल सकता है, नीचे आके टेस्ट करेगा तो बहुत अच्छी रैली आएगी। अगर नीचे आके टेस्ट करता है तब हम इसको ऑल टाइम हाई तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर बहुत ऊपर तक होल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक अगर इसको टच करके चलता है तो, या फिर इस वाले एरिया तक। बट इसको टच करके नहीं चलता है, सीएमपी पे चलता है तो आप अपना इस पे भी बुक कर सकते हो थोड़ा प्रॉफिट, या फिर यहाँ पे बुक करके निकल सकते हो। अगर यहाँ से रैली आ रही है तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा इस एरिया पे। और वैसे तो यहाँ कोई खास सप्लाई जोन नहीं है, बट गैप फिल करके कई बार रिवर्सल आता है, उसकी बेस पे मैं सीएमपी पे ले रहा हूँ ट्रेड, तो मैं इतना बुक करके निकल जाऊंगा। अब एटलीस्ट 2-3 महीने अगर हम होल्ड करते हैं तो इनमें एक अच्छा सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, अगर नीचे भी आता है तो भी इसको टच करके बहुत अच्छा बुलिश बन सकता है स्टॉक। तो ओवरऑल जो इसका प्राइस एक्शन है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आप वेट करके भी ले सकते हो, सीएमपी पे थोड़ा ऐड कर सकते हो। लॉयड्स मेटल हम लोगों ने डिस्कस करा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा डिस्कस करा, ठीक है। तो सेक्टर वाइज इन दोनों स्टॉक को मैंने अभी स्विंग के लिए ऐड किया है। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी कर सकते हो। सो इन दोनों के स्टॉक में डाउट है किसी को कुछ? फंडामेंटल में ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करे हैं। ओके, शायद कुछ ज़्यादा न्यू हो गया। सर। हाँ हेलो। सर, एक डाउट ये था कि आप एक वीडियो बना दीजिए ना जिसमें हमें क्या क्या देखना है, मतलब मेन पॉइंट पॉइंट क्या रहेंगे जिसके अंदर फंडामेंटल हमें देखना हैगा हाँ देखो आपके फंडामेंटल्स ना चैनल पे। रिसेंटली मैंने भी देखना स्टार्ट किया है, बट इसके लिए एक वीडियो में पूरा पार्ट डाल नहीं पाऊंगा, एंड लेंथ भी तो सर काफ़ी बड़ी हो पार्ट वाइज, जाएगी। हाँ पार्ट वाइज बना दीजिए ना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ऐसा भी हो सकता है। मैं अगर डिस्कस करने बैठूंगा सिर्फ रेशियोज जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ रेशियो रेशियो जो 2 मिनट में मैंने निकाल दी कि इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए, वही डिस्कस करने में टाइम लग जाएगा। फिर वो बैलेंस शीट रीड करना, पीएनएल रीड करना, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह सब रीड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब वो वीडियो बनाने में एग्जैक्टली exactly। और उसके लिए फिर अलग से एक सीरीज चालू करना, इसलिए मैंने उसको स्टार्ट नहीं करा। नहीं सर, शॉर्टकट में बता दीजिए, मतलब एक एक घंटे के 2 वीडियो पे हो जाएंगे तो हो जाएगा कि मतलब मेन मेन पॉइंट तो ये होना चाहिए, जैसे आरओसी तो देखना ही है हमें, हाँ प्रमोटर आरओसी, कितना आरओई, परसेंटेज होना चाहिए, एफ ईपीएस। आई आर डी आई कितना होना चाहिए, ये जो एफ मेन आई मेन आई डी चीजें इतना मैटर हैं। नहीं करता, होल्डिंग प्रमोटर्स होल्डिंग ओवरऑल मैटर करता है आपका। हाँ जी। स्टॉक्स में अगर प्रमोटर्स अच्छा खासा होल्ड कर रहे हैं तो अच्छा है स्टॉक्स के लिए। ये दो स्टॉक्स देखो फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसके लिए अगर आपको जी। एक और शॉर्टकट होता है, देखो अगर आपको चेक करना हो, अब मैं शॉर्टकट पे अभी इतना रिलाई नहीं करता, बट चैट जीपीटी सब लोग यूज करते हो? चैट जीपीटी या नहीं जेमिनी सर। कोई भी एआई यूज करते हो तो मैं यहाँ पे भी सिंपल चेक कर सकता हूँ। लॉयड्स मेटल, मैं पहले एआई यूज करके फंडामेंटल्स बहुत चेक करता था। टेल मी द फंडामेंटल्स ऑफ एलएलओ बाई टीएसएमई लॉयड्स मेटल स्टॉक, ठीक है। एंड हमें चाहिए क्या क्या चीजें? 2-3 चीजें हमें चाहिए होती है, देखो रेशियो एनालिसिस होता है, रेशियो जी। एनालिसिस ये हमारा क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी मतलब नंबर वाइज जो एनालिसिस होता है उसके अंदर रेशियो आता है।
एंड इसके अलावा हम लोग पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इसके अलावा मुझे चाहिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बेस पे चाहिए डिसीजन। और हम लोग वो भी ले लेते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव होता है कंपनी की क्वालिटी एनालाइज करना, मतलब वो बेसिक न्यूज़ वगैरह देखकर या फिर उसके फ्यूचर जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उन सब के बेस पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक सेकेंड, अमित तुम्हारा माइक ऑन है कि एक बार ऑफ कर लेना कुछ देर के लिए। जी सर। हाँ, इसके अलावा देखो ये तीन चीजें हमने चेक कर ली। एंड प्रमोटर्स होल्डिंग हुए, जो जो चीज आपको चेक करवानी है इसमें वो चीजें आप डाल सकते हो, एक्सेट्रा, ये मुझे चाहिए। और इसके अलावा हमें थोड़ा सा मतलब चैट जीपीटी को बताना पड़ता है एग्जैक्टली हमें क्या करवाना है उससे, ठीक है। तो हमें पहले बताना पड़ेगा लाइक यू आर एक्सपर्ट फंडामेंटल एनालिसिस। ये देखो एआई को थोड़ा प्रॉम्प्ट इनहेंस करके दोगे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। यू आर एक्सपर्ट फंडामेंटल एनालिस्ट एंड मैनी पीपल्स आर रिलाइंग ऑन योर रिजल्ट एंड you have 95% accurate results। ऐसा बोल देंगे तो थोड़ा ये इसको अच्छा फील होता है, मे बी अच्छे रिजल्ट निकाल के देता, थोड़ी तारीफ उरीफ करने से। एंड इसके बाद हम लोग पूछ सकते हैं टेल मी द फंडामेंटल्स ऑफ लॉयड्स मेटल स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ, ये सेम प्रॉम्प्ट आप किसी भी स्टॉक के लिए यूज कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस चाहिए हमें, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, क्वालिटेटिव चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग चाहिए, ठीक है। इतना ले लेते हैं एक बार के लिए डेटा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब देखो पी रेशियो इसका हमने डिस्कस नहीं किया था यहाँ पे, पर इसने बता दिया इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। पीबी रेशियो भी रिलेटिवली हाई है। ये वाले रेशियोज हमने डिस्कस किए थे। एंड इसके अलावा आरओई जो हमने डिस्कस किया था, आरओई इसने बोल रहा है थोड़ा एक्सलेंट रिटर्न है, बट हमारे हिसाब से आरओई स्लाइटली एवरेज था, उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। एंड इसके अलावा लिक्विडिटी, लेवरेज, एक बेसिक समरी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। समरी देगा कि नहीं है, एक बार पहले इसको समरी दे दिया इसने, ओके। सो इसने समरी में देखो सब कुछ दे दिया, फंडामेंटली स्कोर, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से इसने आरओई के हिसाब से रेट करा 5 इसको, ग्रोथ के हिसाब से 3 रेट करा। बैलेंस शीट देखो अच्छी थी इसकी, जो हमने डिस्कस किया था, बैलेंस शीट में इसने 4 स्टार दिए, वैल्यूएशन में 2 दिया है, शेयर होल्डिंग क्वालिटी में 4 दिया है। रिसेंट हमने देखा था कि 2% ड्रॉप था शेयर होल्डर पैटर्न में, उसकी वजह से इसने 4 स्टार दिया होगा। एंड क्वालिटेटिव स्ट्रेंथ 4 दिया है। एंड इससे हम डिसीजन भी पूछ सकते हैं कि अब लोग फंडामेंटली इसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। एक बार हम आगे क्वेरी करके देखते हैं, इज दिस फंडामेंटल आर गुड टू होल्ड स्टॉक। ये देखो प्रॉपर इसने बता दिया, यस इसके फंडामेंटल्स आपके क्लियर कंडीशंस के हिसाब से अच्छे हैं, कि मतलब क्लियरली आपको कभी कभी डिसीजन मिल जाता है, कुछ कुछ स्टॉक में कंफ्यूज करता है ये, पर ज्यादातर स्टॉक्स में आपको ये बता देता है फंडामेंटली क्या क्या चीजें अच्छी हैं। बिजनेस क्वालिटी देखो इसने बताया स्ट्रॉन्ग, जो जो चीजें मैंने नहीं भी चेक करी उसमें भी ये भी रेशियोज इसने बता दिए चेक करके। प्रमोटर होल्डिंग देखो 60 to 63% है इसका। एंड एक बार चेक कर लेते हैं डेटा, लॉयड्स मेटल, एक सेकंड रुकना है, मैं क्वेश्चन दे लेता हूँ अभी। लॉयड्स मेटल, ठीक है, इसके प्रमोटर्स होल्डिंग होनी चाहिए आपकी 62 के आसपास, ये देखो 63 या 62 चल रही है, मतलब लेटेस्ट डेटा हमें अपडेट कर रहा है अभी ये। प्रमोटर होल्डिंग भी देखो मैच कर रही है। एंड आर ओ सी 25 से 30, ये परसेंटेज में ग्रोथ लिखा है इसने, तो परसेंटेज हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। कैश फ्लो के बारे में भी इसने लिखा है, जनरली हेल्दी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, लॉन्ग टर्म सस्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग, इसने भी बताया देखो लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग है। एंड हमने भी जो कैश फ्लो रीड किया था इसका, यहाँ पे होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये रहा।
इसमें हमने भी किया था, देखो रिसेंटली क्या हुआ था, कैश फ्लो में 13 14 -20, यहाँ पे देखोगे बढ़ा है, 37 हुआ है। बीच में ये थोड़ा सा गिरा था लॉयड्स मेटल, ये 25% दिखा रहा माइनस में 2024 में। एंड स्टॉक में भी फॉल आया था इस टाइम पे। एंड यहाँ पे रिसेंट देखोगे 37 आया है। तो कैश फ्लो इसका अच्छा चल रहा है अभी। एंड यहाँ पे एआई ने भी वही चीज़ बताई है हमें सेम। वेयर मस्ट बी केयरफुल, वैलिडेशन एक्सपेंसेस। पी देखो, ये पी और पीवी में इसने थोड़ा सा बताया है, इसका रीज़न क्या है। दरअसल ये वाला टेबल देखोगे अगर आप, ऊपर आता है पीयर कंपैरिजन करके, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इसका जो इंडस्ट्री का एवरेज है पी का वो 20 है, पर लॉयड्स मेटल का 38 है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसने आपको 40 बताया, कुछ टाइम पहले का होगा। 20 इसका इंडस्ट्री का एवरेज है, इसका 40 है। पी अगर इंडस्ट्री एवरेज से कम होती तो ज़्यादा अच्छा होता है स्टॉक के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हम लोग तो स्विंग के लिए डिसाइड कर रहे हैं, तो स्विंग के लिए डिसीजन लेना है तो चल जाएगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग इसको होल्ड नहीं करने वाले। तो उस बेस पे इसका इंडस्ट्री पी जो इसने बताया वो थोड़ा हाई है, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ चीप स्टॉक, मतलब चीप नहीं है स्टॉक, सस्ते में मिलते तो आपको पी लो मिल जाती है। एंड और भी चीज़ें देखो, सारे इश्यूज इसने खुद बता रखे हैं। एंड गुड एंड आप समरी पढ़ सकते हो, मतलब जो अच्छे पॉइंट्स है जो बेकार पॉइंट्स है। अच्छे पॉइंट में लिखा है लॉन्ग टर्म आप 2 से 5 साल के लिए इसको देख सकते हो। रेटिंग इसने 8 आउट ऑफ 10 दी है इसका। नॉट आइडियल इफ यू वांट शॉर्ट टर्म सेफ्टी। एंटर्ड वेरी हाई प्राइस फियर डाउनवर्ड्स। स्ट्रेटजी आई विल पर्सनली फॉलो, होल्ड कोर क्वालिटी एड। ये सब तो बेकार सजेशंस है। बॉटम लाइन, आई विल गिव यू अ क्लियर प्लान। नहीं नहीं, ये नहीं करना। ओके, इतना चेक करने पे हमको ये आइडिया मिल गया कि हम इसको होल्ड कर सकते हैं अभी के लिए। फंडामेंटल्स अभी इसके अच्छे हैं। मैं रेशियोज आपको बेसिक बता देता हूँ, एक चीज़ आप चेक कर लेना। कभी भी आपको स्विंग करना हो तो ये सारे रेशियोज मत चेक करना भले ही। दो चीज़ आप चेक करना यहाँ पे, एक तो ये है इक्विटी डेप्थ रेशियो आपका 1 के नीचे है तो ज़्यादा अच्छा है। ये लॉयड्स मेटल है ना, हाँ। इसका 1 के नियर बाई है। पीजी रेशियो आपका 1 के नीचे हो तो बेटर है, ठीक है। ये दो चीज़ें बताती हैं आपको। ये आपको बताता है कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर 1 के ऊपर है तो आपकी कंपनी ओवर वैल्यूड है, पर 1 से थोड़ा आसपास चल जाती है। कुछ कुछ में ना पूरी इंडस्ट्री की ही ये पीजी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, तो उसमें आपको 0 पॉइंट कोई नहीं मिलेगा पूरी इंडस्ट्री में ही। तो ऐसा नहीं, उसको आपको इंडस्ट्री के हिसाब से देखना पड़ेगा। यहाँ पे 1 से नीचे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 1 के नियर बाई ये भी चलेगा। ईपीएस वगैरह भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको स्विंग ट्रेडिंग का डिसीजन है, आप इस टेबल से ले सकते हो। इस टेबल में आपको बस पी रेशियो चेक करना है, ये अगर मीडियन के नियर बाई या मीडियन के नीचे है तो मीडियन को टच करने आएगा, ठीक है। और एक पीजी करके है, ये प्रॉफिट टू बुक रेशियो है, ये आपका मीडियन से कम चल रहा है, ठीक है। तो ये मीडियन को टच करने के लिए जाएगा। अगर ये नीचे है तो आप कुछ टाइम के लिए स्विंग कर सकते हो। तो लॉयड्स मेटल में मैंने सिर्फ इस रेशियो को देखा था, ये वाला तो देखो ऊपर चल रहा है थोड़ा सा, पर प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा नीचे था, मुझे लगा मीडियन को टच करने जाएगा। एंड हमने टेक्निकल डिसीजन में ज़्यादा मतलब वेटेज दिया है। टेक्निकल्स आपको देखना वो तो होने ही चाहिए। फंडामेंटल आप ऊपर ऊपर से चेक कर सकते हो स्टॉक अच्छा है कि नहीं। अगर अच्छा है तो आप उसके लिए जा सकते हो। बस ये दो चीज़ें चेक कर लेना, बाकी आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट कर सकते हो इसको हम लोग होल्ड करें या ना करें। पहले सीधा फंडामेंटल्स मांग लेना, उसके बेस पे ही आएगा, आप इसको रीड भी कर सकते हो। ये बता भी रहा है क्या चीज़ हाइयर है क्या चीज़ नहीं, इसको भी रीड करने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा इसमें भी। पीएनएल भी देखो इसने कंपेयर करा है, रिपोर्टेड अराउंड इतना परसेंट ग्रोथ इसने किया है। जो जो हमने पीएनएल में रीड करा रिसेंटली बढ़ रहा था प्रॉफिट वगैरह, वही सब चीज़ें इसने भी बताई हैं। आप इस पे थोड़ा रिलाई कर सकते हो, बट अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसको छोड़ देना एटलीस्ट। आप ये टेबल देख लेना एक बार के लिए, ये वाली यहाँ पे चेक कर लेना, एटलीस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है कि नहीं, आपको ये आइडिया लग जाएगा। और एक ये दो रेशियो देख सकते हो। एंड दो रेशियो और मैं बता देता हूँ आपको, ये वाले एक आरओई करके होता है। अगर आरओई आपका लास्ट 3 इयर्स के एवरेज से ज़्यादा है तब तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। और ये इसमें कम है, ठीक है। मतलब आरओई के हिसाब से ये कंपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है। एंड आरओसी आपका जो 3 इयर्स का एवरेज होता है उससे अगर ज़्यादा है तो बेटर है। तो आरओई आरओसी जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, यही दो कंसर्न है इस कंपनी में, आरओसी और आरओई का। बट ये इतने बड़े फैक्टर्स नहीं है क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में डिसाइड करे या फिर, क्योंकि अगर ये ग्रोथ करे कंपनी अपने आप चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। अभी करंट आरओसी अगर एक एक दो अच्छे और रिजल्ट्स आते हैं तगड़े वाले तो आपको और अच्छा दिखा देगा। एंड ईपीएस देखोगे तो ईपीएस में आपको ग्रोथ मिली है। एक ईपीएस आपको देखना लास्ट ईयर से कंपेयर करके, आरओई आपको देखना है लास्ट 3 ईयर से कंपेयर करके, एंड आरओसी भी आपको लास्ट 3 ईयर से कंपेयर करके देखना है।
आरओई का लास्ट 3 ईयर इधर है, ये आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। आरओई लास्ट 3 ईयर्स आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा जब आप स्क्रीनर डॉट इन पे लॉग इन करोगे, ठीक है। ये रेशियो 2-3 देख लेना आप। उसके अलावा बैलेंस शीट रीड करना है आपको सिंपल। पीयर्स कंपैरिजन वगैरह तो मैं आज नहीं बता पाऊंगा आपको। एक आपको देखना है, ये बैलेंस शीट आपकी ग्रोइंग फेज में होनी चाहिए लास्ट 3 क्वार्टर्स की। यहाँ पे आपको कंपनी प्रॉफिट बनाती हुई दिखनी चाहिए। ये रेशियोस अगर आपके बढ़ रहे हैं या फिर ज़्यादा नहीं घट रहे, कुछ कुछ रेशियो देखो गिरे हैं इसके हल्के से, बट ज़्यादा नहीं गिरने चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट ग्रोथ है, ये वाले रेशियोस आपको बढ़ते बढ़ते हुए मैनर में रहने चाहिए, ठीक है। डिप्रिशिएशन आपका बढ़ना चाहिए, अदर इनकम आपका बढ़ना चाहिए, ओएमपी आपका बढ़ना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ना चाहिए। नीचे की तरफ आपका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए, ईपीएस इंक्रीज होना चाहिए। ये दोनों चीज इंक्रीज होनी चाहिए। अब वैसे देखोगे 3 से लेके 12 गया, 12 से 10 है, तो ये इतना गिरा नहीं है 12 से 10, पर 3 से 12 बढ़ा भी था 2025 में जून, ठीक है। तो ये रेशियो भी ठीक है इसके सारे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखने आओगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं ये आपके देखो बढ़ने चाहिए कंपनी के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका इंक्रीज होना चाहिए। ओएमपी हमने ऊपर देखा इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीजिंग मैनर में रहेगा। अदर इनकम कंपनी की बढ़ रही है तो अच्छा है। एंड इंटरेस्ट इसको नहीं देखना है आपको, डिप्रिशिएशन देखना है। डिप्रिशिएशन आपका इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी आपका इंक्रीज होना चाहिए। नेट प्रॉफिट वही ऊपर जो हमने देखा इंक्रीज होना चाहिए। ईपीएस आपका इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। एंड क्वार्टरली रिजल्ट आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, आप सीधा पीएनएल में सेम रेशियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे। पीएनएल में आपको पीएनएल में चेक करना है, जो चीज़ मैंने ऊपर बताई थी पीएनएल में भी मिल रही है, यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। देन बैलेंस शीट रीड करनी है आपको। बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व जो होते हैं वो बढ़ते रहने चाहिए। बोरोइंग्स कंपनी की ये नहीं चेक करनी है आपको। लाइबिलिटीज देखना, लाइबिलिटीज आपकी ग्रो होनी चाहिए। टोटल लाइबिलिटीज भी आपकी ग्रो होनी चाहिए, जो कि बढ़ रही है इसमें, ठीक है। उसके अलावा आपका अदर एसेट है वो बढ़ना चाहिए, अदर असेसमेंट, ठीक है। फिक्स एसेट भी आपका ग्रो होना चाहिए। एंड टोटल असेसमेंट आपके ग्रो होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको रीड करना है कैश फ्लो। कैश फ्लो में आपका ये प्रॉफिट में होना चाहिए, देखो माइनस से प्लस में एंड अभी भी पॉजिटिव में है, इतना बढ़ा नहीं बट पॉजिटिव में। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि 14 से कांस्टेंट ग्रोथ होता बहुत अच्छा होता, बट रिसेंटली मार्च में आपका माइनस में है, देन अभी पॉजिटिव में है। तो करंट तो अच्छा चल रहा है, ठीक है। एंड अदर रेशियोस आपको नहीं देखने यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपके प्रमोटर मिनिमम 50-60 रहने चाहिए। और प्रमोटर्स के पैटर्न में एक चीज आपको नोटिस करनी है, प्रोमोटर्स आपके ज्यादा लॉस में ना जाए, मतलब घटे ना ऐसे, इसमें कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। ये कुछ चीजें आपको देखनी है, और भी कई चीजें देखनी होती हैं, बट इतना चेक कर लोगे तो काफी है। स्विंग ट्रेड के डिसीजन के लिए भी हम लोग टेक्निकल्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं। फंडामेंटल्स अगर आप ऊपर ऊपर से देख लेते हो तो भी चलेगा। अब 2-3 महीने की होल्डिंग करनी इसलिए मैंने चेक किया था इसको। इतना क्लियर है वैसे, जो ऊपर ऊपर से रेशियोज बताए कुछ मैंने। हेलो। हाँ सर। इतना क्लियर है जितने रेशियोज हमने हाँ डिस्कस किए। क्लियर है सर, क्लियर। इतने रेशियोज आप चेक कर लेना, अगर किसी को डाउट हो तो रिकॉर्डिंग एक बार वापस से देख लें, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करता हूँ, अगर कभी टाइम मिलता है अगर ऐसे रिकॉर्ड वो पेयर बनाने का तो आगे ट्राई करेंगे, अगर सब लोग को इंटरेस्ट है तो ट्राई करेंगे बनाने का। वैसे एक बार थम्स अप करो जिसको फंडामेंटल का देखना है, क्योंकि फिर वो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दो, फिर अगर उसमें अगर कोई देख भी नहीं रहा तो फिर उतनी वैल्यू नहीं मिलती उस चीज़ की। फंडामेंटल देखना है किसी किसी को, फिर उसमें पूरा हमको एक प्लेलिस्ट बनाना पड़ेगा एटलीस्ट 5-6 वीडियो का। हम्म, और थम्स अप रेट कर सकते हो, या फिर कोई माइक ऑन करके बोल सकते हो यार, अगर कोई अलाउ करे तो। अगर आप ऐसे जगह पे हो जहाँ माइक ऑन कर पाओ तो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर 5-6 वीडियो का एक लिस्ट बना दे जिसमें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बता रहे हो। किसी को नहीं देखना क्या? हेलो। अगर माइक ऑन करके एटलीस्ट बोल सकते हो यार, अगर किसी को फंडामेंटल पे रिलेटेड वीडियो देखना है तो हम लोग उसमें बता सकते हैं। टेक्निकल में इतना लोचा है, फंडामेंटल में तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो टेक्निकल्स अगर आप चेक करते हो तो वो अच्छा होता है, बट कभी कभी क्या होता है टेक्निकल कंपनी बहुत अच्छी होती है बट फंडामेंटली बहुत वीक होती है, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। अभी क्या है, टेक्निकल शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फंडामेंटल्स आपको देखने की जरूरत नहीं है।
बट जैसे हम लोग कुछ स्टॉक्स लगाते हैं, ईएमबीडीएल हो गया, और भी कई सारे ऐसे स्टॉक है जो हमने उठाए हैं, बट फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थे, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि 10 साल के लिए मैं ईएमबीडीएल होल्ड कर लूँ, वो दे जाएगा 600 रुपए, जैसा हमने क्लास में देखा, वो बहुत रेयर केस है, नहीं पॉसिबल है। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होंगे, तब तक उसमें पैसा डाल के 10 साल होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में पैसा घुसा रहे हो तो एक बार फंडामेंटल चेक कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म करते हो, मतलब स्विंग ट्रेड कर रहे हो, क्यूआईटी भी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले रहे हो, अगर आप 2-3 महीने का ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बिना फंडामेंटल भी कर सकते हो। बट अगर आपको चेक करने तो आप इतने रेशियो चलो देख सकते हो। बाकी अगर वीडियो चाहिए हो तो एटलीस्ट सब लोग बता देना एक बार, तभी बनाएंगे इसके ऊपर, बिकॉज इसके पीछे काफ़ी मेहनत भी लगने वाली है और टाइम भी बहुत जाएगा। ठीक है। एक बार आगे का सेगमेंट देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया इसके ऊपर। एक अभी हमें चेक करना था टीम स्पिक का। ठीक है। इस वीक हमारा टीम स्पिक का जो परफॉर्मेंस था अच्छा रहा है, एंड इसका रीजन निफ्टी का साइडवेज रहना ही था। अगर निफ्टी फॉल करता तो स्टॉप लॉसेस लगते डेफिनेटली। एंड अभी देखो 4 स्टॉक्स थे, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक है जो हमने टीम स्पिक में डाला था, एमआईटी ट्रेड था, 17 नवंबर को डाली हुई ट्रेड थी, अभी एंट्री मिली है इसमें, काफी टाइम लग गया इसको एंट्री देने में। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में एमआईटी ट्रेड थी, मंथली का ये डिमांड जोन था। ठीक है। वीकली में अगर आप ट्रेंड देखोगे डाउन चल रहा है, मतलब ट्रेंड के ऑपोजिट जाके था, पर बॉटम में एग्जीक्यूशन था, तो मैं 1:1 तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके चल सकता था। एंड डेली पे देखो वही सेम बॉटम में एग्जीक्यूशन है। फर्स्ट देखता हूँ किसी का कमेंट है, एक सेकंड रुकना। वीकली इनका वो मंथली इनकम ट्रेड है यहाँ पे, एंड डेली का एक एग्जीक्यूशन है। ठीक है। यहाँ से इसमें रिएक्शन आ रहा है। ठीक है। तो अभी इसने 1:1 हिट कर दिया, अभी आप ट्रेलिंग कर सकते हो इसमें। 1:1 पे बुक करना है तो बुक भी कर सकते हो, बिकॉज ये एज अ क्विक ट्रेड हम लोग प्ले करेंगे, ट्रेंड हमारे ऑपोजिट है, अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है, एक रिएक्शन आया है इसके अंदर। ठीक है। तो इसको हम लोग बुक करके निकल सकते हैं। टारगेट लाइन रखोगे तो 1:1 भी हिट कर गया, क्विक ट्रेड के लिए तो इतना टारगेट बहुत होता है। 1:1 देखो हिट हो चुका है इसके अंदर, और हम लोग इसको एज अ क्विक ट्रेड इसलिए प्ले कर रहे हैं बिकॉज ट्रेंड के ऑपोजिट जाके हम इसको खेल रहे हैं। तो इसके हिसाब से इसमें अच्छा खासा रिटर्न अभी मिल चुका है, 5% के ऊपर भी गया है, प्लस क्विक ट्रेड था ये। तो इसमें आप ट्रेलिंग करने से अच्छा बुक करके निकल सकते हो। होल्डिंग के लिए हमें ट्रेंड वगैरह साथ में मिले ज़्यादा अच्छा है। अगला स्टॉक कौन सा है? अगला स्टॉक है एससीपीसी, ये वाईआईटी ट्रेड था। इसको बाय एंड होल्ड भी कर सकते हो, या फिर इसमें बार बार एग्जिट लेके ट्रेल कर लो, ज़्यादा बेटर है। वाईआईटी ट्रेड है, ईयरली इनकम ट्रेड है, ईयरली का डिमांड जोन है हमारे पास इसके अंदर, ये वाला रैली बेस रैली का। ईयरली के साथ साथ आपके पास हाफ ईयरली पे भी एक डिमांड जोन है, रैली 3 बेस रैली का। क्वार्टरली पे हमारे पास कुछ भी नहीं है इसमें। मंथली पे मेरे पास एक डिमांड जोन है बॉटम पे, ड्रॉप 1 बेस रैली करके। और इस मंथली के डिमांड जोन ने कहीं ना कहीं मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया। ठीक है। ये इस मंथली के डिमांड जोन की अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट वाला मंथली का डिमांड जोन है हमारे पास। वीकली में बैक टू बैक डिमांड जोन है हमारे पास, एक तो ये डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है। ठीक है। तो इस ट्रेड में अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एंट्री बनी थी, कुछ वीक्स पहले ही, 5 दिसंबर के अराउंड है। 5 दिसंबर को इसमें एंट्री बनी थी, एंड ये वीकली का ऊपर वाला जोन इसने जस्ट ब्रीच किया, एंड देन इसमें रिएक्शन आना स्टार्ट हुआ। हमने प्लान किया था इसमें 50-50 ऐड करने का, 50% ऊपर 50% नीचे। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो इस वीकली के डिमांड जोन को ब्रीच करके नीचे हम 50% और ऐड करते, और यहाँ पे स्टॉक ने नीचे वाले जोन को टच नहीं करा, बस जस्ट ऊपर से गया। तो अगर आपका 50% कैपिटल ऐड था, एंड उसके बाद इसने अराउंड 11% का रिएक्शन दिया ऊपर जाके, और अगर आप लोग बीच में से देखें तो बीच में से जो ये रिएक्शन आया ना बॉटम से, ये तो 24% का है अराउंड। यहाँ पे तो किसी ने नहीं लगाया होगा, यहाँ पे आप लोगों ने एंट्री ली होगी 50-50 पे। अगर किसी ने सेंटर में एंट्री ली थी, वो तो इतना प्रॉफिट बुक करके बहुत आराम से निकल सकता है। जिसने ऊपर एंट्री ली उसके लिए भी 11% प्रॉफिट मिला, फिर स्टॉक नीचे आके वापस चल रहा है अभी। ठीक है। ये मेजरमेंट टूल ले लेते हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे बॉटम से इसको पिक करते हैं, ये देखो कितना परसेंट रिएक्शन इसके अंदर आया है। यहाँ से समथिंग 29% रिएक्शन आ चुका है इसके अंदर। और जो ऊपर वाला पॉइंट था जहाँ पे हमने एंट्री रखी थी, वहां से 11% का आया है नीचे जाने के बाद। और स्टॉप लॉस हमको लेना होता है यहाँ पर, हम लोग लेवल ऑफ द लेवल प्लान कर रहे थे, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था, 50% ऊपर ऐड करना था, 50% नीचे ऐड करना था। ठीक है। ऊपर वाले एरिया को ब्रीच करके बीच में से चल रहा है। एक सेकंड रुकना है, ये कौन सी लाइन हिल गई? मंथली का जोन था यहाँ पे,
ट्रेड टाइगर में कभी कभी ये इशू आ जाता है। ओके, वीकली के जो हमारे पास दो डिमांड जोन थे, अभी ऊपर वाले से ही चल गया, नीचे वाले को टच भी कर चुका है, तो अब इसमें नई क्वांटिटी ऐड करने का तो मतलब नहीं है। नीचे जो लोग होल्ड करके रखे वो होल्ड कर सकते हैं, वैसे ये वीकली का सप्लाई जोन जिसने ब्रीच किया है एंड कंटिन्यू भी रह सकती है रैली। इन्वेस्टमेंट पर्पस में देख रहे हो तो आपको फंडामेंटल देखने पड़ेंगे जो कि अच्छे नहीं है। तो स्विंग पर्पस में देख के हम लोग इसको रैली मतलब ट्रेल कर सकते हैं। अभी जिस हिसाब से रिएक्शन दे रहा है, प्रॉपर एरिया से रिएक्ट कर रहा है, और अगर आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख रहे थे तो इसको 11% इसमें मिल चुका था एंड अभी नीचे आके वापस चल रहा है। एंड अगर ऊपर जाता है तो आप सस्टेन करने पे आप इसमें ट्रेलिंग चालू कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक 10 रुपए का है, तो इतना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ये डिसीजन लेना तो बेकार होगा इसमें अभी। बट वैसे देखा जाए तो इसने 11% का रिएक्शन दिया ऊपर वाले एरिया से, एंड नीचे वाले एरिया में आता तो हम लोग और ऐड करते, फिर तो हमारे अच्छा खासा रिएक्शन मिलता, हमारी एवरेज कहीं यहाँ पे आ जाती। जब लोग ऊपर 50% ऐड कर चुके होते नीचे कहीं ऐड करते, तो यहाँ कहीं पे एवरेज आती है इस ग्रीन लाइन के आसपास, और यहाँ से हमको आराम से 20% मिलता। बट नीचे वाले में नहीं टच किया, इसलिए हम लोग अभी 10% लेके इसमें एग्जिट भी कर सकते रहे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये इतना बड़ा स्टॉक नहीं है, फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं है, और 10 रुपए का स्टॉक है, तो इसके पीछे इतना पैसा डाल के इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है। ठीक है, अगला स्टॉक है हम लोग का टीसीएस। वाईआईटी ट्रेडर तो आप लोग होल्ड भी कर सकते हो, बट स्लाइटली कम रिस्क पे करना, थोड़ी क्वांटिटी इसके अंदर निकाल लेना। ठीक है, टीसीएस देखते हैं। टीसीएस और इन्फी ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक थे पिछले वीक जिनमें एंट्री मिली है। टीसीएस और इन्फी दोनों आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। आईटी सेक्टर हमने 2 वीक पहले भी बताया था, रैली अच्छी आने वाली है। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये वाला डिमांड जोन था, ड्रॉप 3 बेस रैली का। ठीक है, विक टू विक ही चल गया, बॉल टू विक आ नहीं पाया था। मेरा पर्सनल एंट्री यहाँ पे था विक टू विक, बॉल टू विक पे, बट इसमें विक टू विक टच किया और रिएक्शन आ गया समथिंग 5% का, एंड टारगेट तो 1:2 से भी ज्यादा दे दिया ऊपर वाले जोन में। ठीक है, मेरा भी एक एंट्री बीम प्लास्ट हुआ था। डिस्कस करना ना, बीम प्लास्ट करके एक शेयर है। हाँ मैं करता हूँ अभी, पक्का अभी, बस इसको वो रिकॉर्डिंग ऑफ करके करते हैं उसको डिस्कस। मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज, उधर टेलीग्राम पे इधर आ गया था। एक बार इन्फी का देख लेते हैं इसके बाद एक। ठीक है, इसमें भी WIT ट्रेड था। इन्फी का एक बार मैं ट्रेडिंग व्यू पे दिखाना चाहूंगा आपको थोड़ा, बिकॉज ट्रेड टाइगर में छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट ना थोड़े अच्छे नहीं दिखते। इन्फी पे हमारे पास WIT ट्रेड है, 1 वीक का हमारे पास ये डिमांड जोन था, रैली बेस रैली का। इनको डिलीट कर देते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, 240 मिनट का यहाँ पे एग्जीक्यूशन है। ठीक है, वीकली का ये वाला डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, एंड 240 मिनट का हमारे पास दो एग्जीक्यूशन थे। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाला डिमांड जोन है, एक हमारे पास ये वाला डिमांड जोन है। तो वीकली कॉन्साइडिंग 240 मिनट के दो एग्जीक्यूशन है हमारे पास, और यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर वाले एरिया से चल गया था। और इसका रीजन ये था, अगर इन्फी यहाँ नीचे आता तो हम लोग भी ऐड करते, बट ऊपर टीसीएस का भी डेली का डिमांड जोन था, एंड आईटी सेक्टर साथ में आया था। आईटी सेक्टर के साथ साथ टीसीएस और इन्फी दोनों में डिमांड जोन्स थे, जिसकी वजह से यही एग्रेसिव चल गया था इन्फी, और इसमें आराम से 1:2 से ज़्यादा का टारगेट हिट हुआ था। इसकी वजह से इसको हमने डाल दिया रिएक्शन में। एंड अब अगर वापस आता है तो वीकली का जोन टेस्टेड हो गया, टीसीएस का भी इन्फी का भी, दोनों में टेस्टेड जोन में, तो हम लोग वापस से इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले बॉटम में अब। सो ये 4 ट्रेड थी जो प्रीवियस वीक मिली थी, एंड अच्छा खासा रिजल्ट रहा, 1:1 इन चारों ने हिट करा, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है अभी। ठीक है, सो अभी के लिए इतना रखते हैं इन चीज़ों को। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, देन हम लोग स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं।